रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज सेशन का हमारा तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह जो है हम हर दिन को पहले रिपीट करते जाएंगे पहले की तरह। कल सेशन जो है हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, जिसको आज के लिए हमने दोबारा रिपीट रखा हुआ। आज टॉपिक भी ज़्यादा है, आप लोगों के पास पेन डायरी होना ज़रूरी है। हर बात को आप अपने पास नोट करते जाएं, गौर से सुनते जाएं। कोशिश करें कि चैट में सवालात कम लिखें। जब सवाल का मौका आए तो आप सवाल तब मैं पूछूंगा, आप तब लिखा करें, मैं जवाब दिया करूंगा। हम बढ़ते हैं अपने पहले दिन की तरफ। पहले दिन हमने बात की थी कि एक ट्रेडर को डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए, एक ट्रेडर को डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। तभी एक ट्रेडर कामयाब होता है जब वो अपनी ट्रेडिंग रूल्स या जो स्ट्रेटेजी के रूल्स है उसके साथ स्टिक रहे, उससे हट के कुछ ना करे, तो तब एक ट्रेडर कामयाब होता है। लेकिन नुकसान तब होता है जब वो रूल्स को छोड़ के हर टाइम बाय या सेल कर रहा होता है। तो ये काम ऐसा नहीं है कि हर टाइम बाय या सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज कल के दिन और नेक्स्ट डे पे मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि उन रूल्स के साथ रहना है जो स्ट्रेटेजी रूल्स होंगे, ठीक है। और आपके अंदर सब्र होना चाहिए। जब तक सेटअप ना बने तब तक कोई ट्रेड नहीं करनी। जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेड करो, ठीक है? हर टाइम ट्रेडिंग नहीं होती, बाकायदा प्रॉपर सेटअप बनता है, थिंक ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और जो रूल्स हैं इसको रिपीटेडली फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है। आपने डिसर्ट नहीं होना चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर। अपने रूल्स का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। जब तक आप इनका ख्याल रखेंगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। और अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखना है। अपने लालच पे आप लोगों ने कंट्रोल रखना है। अच्छी बात है, लालच करो, लेकिन लालच का ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेड करते रहो, ठीक है। हर टाइम ट्रेडिंग से होगा क्या, आपका नुकसान। तो एनी टाइम ट्रेड नहीं होती मार्केट में। लालच बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी चीज़ है। सही लालच रखो, ठीक है। मार्केट में ये काम हमने शुरू किया हुआ इसलिए हमें है लालच कि हम कमाएं, अपनी ज़िंदगी बनाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस लालच में आप अंधाधुंध ट्रेड करते रहे। आज भी मुझे एक दोस्त शेयर कर रहा था कि मैंने कल जो है वो गलतियाँ की बहुत सारी, उन गलतियों की वजह से मुझे नुकसान हुआ, लेकिन जब वापस अपनी रूल्स की तरफ आया हूँ तो तब मेरी ट्रेडिंग वापस बेहतर हुई है, ठीक है। तो इनका ख्याल रखना है। और अपने अंदर का ये जो खौफ है इसको निकालना भी है और नहीं भी निकालना। निकालना इसलिए है कि जब ट्रेडिंग सेटअप बने तब जो है ट्रेड लिया करो। जब ट्रेडिंग सेटअप ना बने दिन नो ट्रेड, ठीक है। तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना। ये हमारे पहले दिन का लेक्चर था जो कि आपको बताया था। नेक्स्ट डे पे दूसरे दिन हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तारुफ बताया आपको कि ये एक मंडी है जहाँ पे हम तमाम मालियाती एसेट्स की करते हैं क्या, ट्रेडिंग। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह जो है आपको फिर ट्रेडिंग मार्केट्स का तारुफ करवाया कि फॉरेक्स करेंसी, फॉरेक्स क्या है, लाइक फॉरेन एक्सचेंज। फिर करेंसीज क्या होती हैं, मेजर कौन सी होती है, माइनर कौन सी होती है, एक्जॉटिक कौन सी होती है। उन सब का तारुफ करवाया। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उन तमाम रूल्स का ख्याल रखा और उन्होंने जो है प्रॉपर कोशिश की, ठीक है, इस बात की कि वो मेरे साथ वो अपना जो उनको असाइनमेंट दिया गया था वो शेयर करें। तो आज के दिन भी कुछ असाइनमेंट्स होंगी। उम्मीद मुझे यही है कि आज के दिन के असाइनमेंट्स को भी आप लोग कल शेयर करेंगे। तो इसी तरह फिर स्टॉक मार्केट का आपको तारुफ करवाया कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट के साथ जो है आपको तफसील से बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। फिर आप में से जितने भी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया उनको इन सारी बातों को पता भी है। मुझे खुशी है कि मुझे ज़्यादा लोगों ने शेयर किया और ज़्यादा लोगों में से ज़्यादातर हमारी बहनें ही थी जिन्होंने वो सारी चीज़ें शेयर की है। तो आप कोशिश करें बाकी लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग जो है शेयर किया करें, ठीक है। इसी तरह जो है मैंने कल बताया आप लोगों को कि इंडेक्सेस क्या होती है, तो सॉरी दूसरे दिन। और इंडेक्सेस के तारुफ के बाद कमोडिटीज़ का भी आपको थोड़ा बहुत बताया मैंने। मार्केट की टर्मिनोलॉजीज फिर हमने डिस्कस की उस दिन कि बाय क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग या बाय, सेल या शॉर्ट क्या होती है, स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट क्या है, स्प्रेड क्या है, आस्क बिड किसे कहते हैं, आस्क बिड प्राइस कौन सी होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। और थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था लेकिन आज फिर करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ये लफ्ज याद रखना है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं, चाहे वो बाय के या सेल के। एफवीजी स्टैंड फॉर फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये अपने पास लिख लो, ये मैंने नहीं बताया था कल उस दिन। फेयर वैल्यू गैप, ये मेरे जो प्रीमियम ग्रुप के लोग हैं, मैं प्रीमियम की यहाँ पे चैट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रीमियम ग्रुप के लोग मैक्सिमम जितने भी हैं उनके सामने ये अल्फाज, ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये मैं ज्यादा यूज करता हूँ, या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कि आपको पता हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक स्टैंड फॉर जहाँ पे बहुत सारे हमारे वो ऑर्डर्स पड़े हुए बाय या सेल के, वो मैं साथ में लिखता हूँ कि बाय के ऑर्डर ब्लॉक है या सेल का ऑर्डर ब्लॉक। और एफवीजी स्टैंड फॉर फेयर वैल्यू गैप, जो है मार्केट में ये एक स्पेसिफिक टर्म्स है जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले यूज करते हैं। तो इन अल्फाज का मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि सिर्फ आपको पता हो कि ये बुनियादी तौर पर है क्या, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे दिन का कंप्लीट लेक्चर था। अब इन 2 दिनों के अंदर जितनी भी हमने बातें की उसमें आपका कोई भी सवाल हो, आपके लिए अभी 2 मिनट का टाइम है, मैं आपका सवाल लूंगा, जवाब दूंगा। फिर आज जो सेशन कल हमारा डिस्टर्ब हुआ था हम उसकी तरफ दोबारा बढ़ेंगे और उसको रिपीट करेंगे। प्लीज आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, फेयर वैल्यू गैप जो है जब मैं कोर्स को डिस्कस करूंगा आगे टेक्निकल में, उसमें आपको समझ आ जाएगी। आस्क बिड, ठीक है, एक बाय प्राइस होती है, एक सेल प्राइस होती है। तो आस्क इज स्टैंड फॉर बाय एंड अपना बिड, सॉरी बिड और आस्क, बिड स्टैंड फॉर बाय एंड आस्क फॉर सेल। ओबी मीन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बाय ग्रुप कहाँ है? ग्रुप हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम ग्रुप में वो लोग एडेड है जिन्होंने ऑलरेडी जिस कम्युनिटी ग्रुप में वो है वहाँ पे उनके साथ एक पार्टनर कोड और लिंक शेयर किया गया है। जिन्होंने उस पर अकाउंट बनाए हैं उन लोगों को जो है वो प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया गया है। कल वाला सेशन बिल्कुल समझ नहीं आया जी, इसीलिए आज जो है वो हम समझाएंगे आपको। कल वाला सेशन पूरा कंप्लीट रिपीट होगा। ऑर्डर ब्लॉक बता दिया थोड़ी देर पहले, ऑर्डर ब्लॉक डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे जब टेक्निकल को डिस्कस करेंगे। हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं ये टेक्निकल का सवाल है, ठीक है। अभी हमने टेक्निकल को डिस्कस नहीं किया। भाई मुझे काम पर जाना है, आप मुझे रिकॉर्डेड सेशन हमारे बिल्कुल प्रोवाइड होते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी सेशन, तो इंशाल्लाह ये प्रोवाइड होगा। सर डर कैसे खत्म होगा? अब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे खुद बहुत खत्म होगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का ऑलरेडी बता दिया, रेजिस्टेंस का बता दिया। रेजिस्टेंस के बारे में अभी दोबारा हम डिस्कस करेंगे, वैसे भी ये टॉपिक आज का वैसे भी है।
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन ऑलरेडी शो हो रही है, आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। सर रिकॉर्ड मिलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। बाई कहाँ मिलेगी? ग्रुप में ही मिलेगी जी जनाब, ग्रुप, ठीक है, हमारे जो जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर भी शेयर करते हैं और साथ में वो भी जाएगा। गोल्ड एंड फॉरेक्स पेयर में टिप्स का डिफरेंस भी, हाँ अभी समझाऊंगा, कोई डिफरेंस नहीं है आज हमारा वो टॉपिक सर रिपीटेड होगा नहीं सब सारा, ठीक है। अब स्क्रीन शो हो रही है। स्प्रेड जो है बाय और सेल के दरमियान जो गैप होता है, आस्क बिड के दरमियान जो गैप होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है। और स्प्रेड जो है बुनियादी तौर पे ब्रोकर की इनकम होती है। जब आप ट्रेड लगाते हैं आपका कुछ माइनस में होता है, बुनियादी तौर पे आपसे ब्रोकर की तरफ से एक स्प्रेड जो है वो चार्ज होती है। वैसे कितने दिनों तक हो जानी चाहिए, क्या मतलब है? मुझे उम्र समझ नहीं आ रही सर जी। आप मजीद सवाल ना लेके चलो, ठीक है, अभी हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप कहाँ है अबरार साहब? ग्रुप के लिए आपको रूल्स बता दिए, बार बार एक सवाल को रिपीट ना करो। सर एसएमएस आता है आज बिट का मतलब फंडेड अकाउंट की रियलिटी नहीं, मैं ये टॉपिक है नहीं अभी फिलहाल। प्रैक्टिस बिल्कुल डेमो पे करना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, मार्जिन, अभी ये आज के सारे टॉपिक है, ठीक है, जितने भी अभी अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे दिन के सेशन की तरफ, ठीक है। उम्मीद है कि आप मजीद जो है चैट में लिखना बंद कर देंगे और अपने पास नोट करते जाएंगे। सर समटाइम 300% 700, तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। अभी आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। कल के दिन हमने थोड़ा सा बताया था आपको कि पिप क्या होती है, लॉट साइज क्या होती है, लेवरेज क्या है, मार्जिन क्या है और प्री मार्जिन क्या है। आज हम तफसील से ये दोबारा डिस्कस करेंगे। पिप के हवाले से दोबारा बता दूं, पिप इज कॉल्ड अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस। अब प्राइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, गौर से देखें, चार्ट की तरफ देखें, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, दो सवाल। ये देखो आपके सामने ये प्राइस आ रही है, ठीक है, ये प्राइस। अब ये प्राइस में ये जो यूनिट है ना, ये जो आखिरी हिंसों के इशारे के बाद जो हिंसे हैं, ठीक है, ये हमारे पास पहला ये जो यूनिट है ये हमारा पॉइंट है और ये जो यूनिट है ये हमारा पिप है, ठीक है। तो प्राइस की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहेंगे? पिप कहेंगे। अब मैं थोड़ा यहाँ पे लिख के बताता हूँ और उसकी जो है ना वो हिसाब किताब मैं दोबारा समझाता हूँ आपको कि हमारे पास 10 पॉइंट जब मार्केट मूव करता है, सबसे पहले मार्केट मूव करते हैं पॉइंट्स के अंदर, पिप पे कन्वर्ट होता है, ठीक। तो जब मार्केट मूव करता है 10 पॉइंट, मतलब किसी प्राइस के अंदर 10 पॉइंट की डिफरेंस आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 पिप मार्केट ने या ऊपर गई या नीचे आई, 1 पिप, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फिलहाल गोल्ड जो सबसे ज्यादा ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है उसके हवाले से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें 4450.60 ये प्राइस चल रही है हमारे सामने और यहाँ पे ये प्राइस जो है ये 4460.60 तक चली गई। तो टोटल मार्केट में कितने पॉइंट का डिफरेंस आया? ये पॉइंट के हिसाब से डिफरेंस आया 1000 पॉइंट का, ठीक है। आप खुद कर भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, मैं अपनी आवाज़ सुन भी रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने लिए सारा सेटअप आज किया हुआ है। आज ये बहाने नहीं चलेंगे कि आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं है, वो नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। जब ऐसी कोई बात करें आप लोग जवाब दे दिया करें जिनको आवाज़ आ रही है, ठीक है। उसके अलावा कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अच्छा, 1000 टोटल पॉइंट की डिफरेंस आई मार्केट में, ठीक। अब 1000 डिफरेंस को हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 10 करेंगे। जब डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पिप निकल आ जाएंगे और ये टोटल 100 पिप बनेंगे। तो मार्केट के अंदर जो डिफरेंस आई कितने पिप की आई? 100 पिप की, ठीक है। इस तरह भी मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लोगों ने जवाब देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपने बताना है, पहले पॉइंट का बताना है और उसके बाद वो पिप का बताना है कि कितना हुआ। अभी मैंने एक प्राइस लिख ली 2330, ये यूं समझे गोल्ड की प्राइस है, ठीक, 0.30, सिंपल लिख रहा हूँ, कोई इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। और मार्केट की प्राइस यहाँ से नीचे आई 2325, बल्कि 23.30, तो कितने पॉइंट का टोटल ये डिफरेंस हो गया? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ, लिख के बताओ। 700 पॉइंट, ओके, वेल डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो लिख रहे हैं साइमा असगर, आप दोबारा कैलकुलेट कर ले, पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट कर ले। आपने लिखा हुआ है 7 नहीं है, ये टोटल डिफरेंस आया, आप देख रही है सिर्फ 7 नंबर, ठीक है। ये $7 का डिफरेंस आया, ये पॉइंट के हिसाब से डिफरेंस आया कितना? क्योंकि ये हिस्सा हमारा क्या है? पॉइंट है, ये हमारा पिप में कन्वर्ट होता है। तो अब पॉइंट के हिसाब से कन्वर्ट करो तो ये टोटल 700 पॉइंट का डिफरेंस हमारे पास आया। इसको डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा? टोटल कितने पिप मार्केट ने मूव किया? तो हमारे पास मार्केट ने कितना मूव किया? टोटल 70 पिप। तो होप्स हो कि आपको पिप की समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट दिखाया था, अभी मैं जरा यहाँ पे करेंसी का एक पेयर दिखाता हूँ। करेंसी में भी सेम रूल्स होते हैं, ठीक है। ये करेंसी की प्राइस कुछ समथिंग यूं होती है, ठीक है, 5 हिस्सों का, ये आखिरी ये जो ऊपर नजर आ रही है हमारा पॉइंट है, ठीक? तो पॉइंट की डिफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट करना है। कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो कि 2 डेसिमल है, मतलब इशारे के बाद 2 हिस्से हैं, कुछ जो है 3 है, कुछ 4 है, कुछ 5 है, ठीक है। तो मुख्तलिफ डेसिमल का इजीली होता है। जैसे मैं यहाँ पे यूरो जेपीवाई चेक करवाता हूँ तो वो भी चेक कर लें यहाँ पे, देखिए ये इशारे के बाद 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये चेंजेस आती है मार्केट में, पहले देखें 4, ये चेंज होगा तो तब ये जाके ये चेंज होगा, तो पहले पॉइंट की डिफरेंस चेंज होगी फिर जाके पिप की डिफरेंस चेंज होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरे मार्केट में आज क्या करना है? ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके इसी तरह सर्च में मुख्तलिफ पेयर का नाम लिखना है और उनकी प्राइस को देखना है। ये आप लोगों का एक असाइनमेंट हुआ और आपने अपने पास उसकी प्राइस नोट करनी है जो उस वक्त की प्राइस हो, और एक दफा ऊपर और एक दफा नीचे हिसाब किताब करके एक पेज के ऊपर लिख के मुझे ये भेजना है। ये पहली असाइनमेंट हो गई आप लोगों की आज के दिन की। तो बहरहाल आपको आज के टॉपिक में एक जो पहला हमने क्लियर किया, जो कल समझ नहीं भी आई थी, वो था पिप। उम्मीद है पिप के हवाले से समझ आ गई होगी। अगर आई है तो मुझे बताओ, ताकि अब मैं अगला टॉपिक है लॉट साइज, उसकी तरफ बढ़ूं। जल्दी से मैसेज करके बताओ, तेजी के साथ मैसेज करो। जितनी तेजी के साथ आप लोग मैसेज करोगे उतना आसानी होगा और टाइम ज़ाया नहीं होगा। जी, तो आज आपको ये समझ आया कि पिप क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं लॉट साइज की तरफ कि हमारे पास क्या है, लॉट क्या है। लॉट का मतलब ये है कि हमारे सामने जिस भी पेयर में हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, वो जो एक प्राइस हमारे पास चल रही है तो हम उसमें से कितना खरीद रहे हैं या कितना बेच रहे हैं। लॉट का सिर्फ सिंपल मतलब ये है। लॉट साइज स्टैंड फॉर जो हमारे सामने प्राइस चल रही है, हम उस प्राइस में से कितना कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं।
कितना खरीद रहे हैं या कितना बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी गोल्ड की, वो आपको समझ आ गई होगी। आ गई है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों को। तो अब हम लॉट की कैलकुलेशन, पहले सबसे पहले लॉट साइज मिनिमम हम कितना लगा सकते हैं, हमारा जो है वो उससे बड़ा लॉट साइज क्या है वो समझाता हूँ। एक लॉट का मतलब क्या है, मतलब कितने यूनिट या कितने सेंट की हम खरीदारी कर रहे हैं, ले रहे हैं या बेच रहे हैं, वो समझा रहा हूँ, ठीक है। और अब इसके बाद जो है आगे मैं फिर इसकी कैलकुलेशन पूरी समझाऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। आप सब मेरे साथ ही है ना, यहीं पे है, मौजूद है, समझ भी आ रही है बात की जी, ओके गुड। चलो हम बढ़ते हैं अपने लॉट साइज की तरफ। अब 0.01 हमारा मिनिमम लॉट साइज होता है, ठीक है। लॉट का मतलब यही है कि हमारे सामने जो प्राइस चल रही है हम उसमें से कितना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है। कितना खरीद रहे हैं या उसमें से कितना बेच रहे हैं, बस इतनी सी बात है। लॉट हमारे सामने ये जो प्राइस चल रही होती है, ये जो प्राइस मैंने दिखा दी, इसमें से हम कितना खरीद रहे हैं कितना बेच रहे हैं। वो आप लोगों ने सुना होगा ना कि कंटेनर में माल आया, लॉट कितना लॉट किसी ने खरीदा, ठीक है। वो एक बोरी में कई दफा बंद होता है, तो कई दफा जो है ना वो कंटेनर बहुत सारे लॉट में आते हैं तो खरीदते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल 0.01 ये हमारा मिनिमम लॉट साइज है। इसका मतलब ये है कि हमने जो है 1000 यूनिट या $1000 की खरीदारी करनी, ठीक है, उस प्राइस में। या यूनिट बेसिकली है, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ डॉलर, वैसे टेक्निकली ये यूनिट ही है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि यूँ समझे कि आपने $1000 की खरीदारी कर ली या किसी चीज को खरीदा या बेचा आप लोगों ने। अब अगला जो हम लॉट साइज हमारा यूज होता है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं 0.01 से लेके 0.10 के दरमियान मैक्सिमम लोग लॉट साइज यूज करते हैं। आप लोग का अकाउंट जो साइज होता है, अभी मैं समझाऊंगा रिस्क मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आप अपने अकाउंट पे कितना लॉट साइज यूज करेंगे सब बताऊंगा, थोड़ा सा मैं पूछूंगा अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से, बल्कि यहाँ पे रैंडमली आपको समझा दूंगा। हमारा जो अगला 0.10 लॉट नॉर्मली यूज होता है, ठीक है, ये होता है। और इसका मतलब ये है कि इसमें हमने 10,000 यूनिट की किसी चीज को खरीदा या बेचा, ठीक है। तो या खरीदा या बेचा मतलब ये कि $10,000 या यूनिट हमने खरीदे या बेचे, ठीक है। और जब वन स्टैंडर्ड हम पूरा लगाते हैं, तो वन स्टैंडर्ड का मतलब ये कि हमने पूरा 1 लाख किसी चीज को यूनिट को या खरीदा या बेचा, या $1 लाख की खरीदारी की या बेची हमने लॉट साइज के हिसाब से, ठीक है। तो लॉट साइज आप अपने अकाउंट में रिस्क और मनी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उसमें कितना लॉट साइज यूज होना चाहिए वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, उस हिसाब से आप लोगों ने यूज करना है। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो चैट में लिख के बताया करें, या फिर कम से कम थम्स के साथ बताया करें कि हाँ हमें ये सब जितनी बातें हो रही है क्लियर हो रही है, ताकि समझ आए। आप रिएक्शन दोगे तो हमें आइडिया होगा, रिएक्शन स्टॉप ना करो। हाँ बस 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 बस, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, सबने लिख दिया, ठीक है। बड़े तेज हो आप सब, पहले लिखते नहीं हो, जब लिखना शुरू करते हो सारे एक साथ लिखते हो, वेल डन, चलो अच्छी बात है। अब लॉट साइज, अब हम लॉट के हिसाब से मार्केट में जो पिप की डिफरेंस आती है, मतलब प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है, उसके हिसाब से अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। तो 0.01 लॉट साइज अगर हम लगाते हैं, ये हमारा लॉट साइज हो गया। तो 0.01 के हिसाब से मार्केट में जब 1 पिप मतलब के 10 पॉइंट, ठीक है, 1 पिप मतलब कि 10 पॉइंट की डिफरेंस आती है मार्केट में, तो हमें जो प्रॉफिट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसका ये मतलब है P एंड एल का प्रॉफिट और लॉस होता है वो 0.10 सेंट होता है। सेंट जो है वो डॉलर के छोटे यूनिट को कहते हैं। मैं यहाँ पे डॉलर का निशान डाल देता हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 पिप के हिसाब से हमें जो है 0.01 लॉट साइज पर जो टोटल हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें 0.10 सेंट होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 0.01 लॉट साइज अगर हम यूज करते हैं और मार्केट में डिफरेंस आती है, ये हिसाब किताब आपके लिए जरूरी है, ठीक है। मार्केट में 1 पिप की डिफरेंस आती है, मतलब कि 10 पॉइंट मार्केट की प्राइस ऊपर या नीचे गई, तो हमें जो टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा उस हिसाब से वो हमें होगा क्या, 0.10 सेंट या 0.10 डॉलर कह लें आप, 0.10 डॉलर। अब नेक्स्ट जो है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हिसाब किताब को समझाने के लिए कि फर्स्ट करें मैंने लॉट साइज यूज कर दिया 0.10, ठीक है। अब 0.10 के हिसाब से 1 पिप में हमें जो है 1 पिप का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब कि 10 पॉइंट कि डिफरेंस के हिसाब से हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, याद रखना ये बात, प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा हमें कितना, $1 का, $1 का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो भी लिख रहे हैं $1, इसका मतलब ये है कि गौर से सुन रहे हैं ये बात। ये मैं गोल्ड के अंदर हो या करेंसीज के अंदर हो या जो है अपना इंडेक्सेस के अंदर हो या कुछ कोई भी पेयर हो, सबका वही रूल है पुराना। जो राइट साइड पे आखिरी जो यूनिट होगा प्राइस का, वो हमारा पॉइंट है, और हम पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे पहले किस में, पिप में, और पिप के हिसाब से हमने जो है लॉट साइज जो यूज किया होगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस का आइडिया होना चाहिए। अब अगर मैं पूरा 1 स्टैंडर्ड यूज करता हूँ लॉट साइज, और सेम मार्केट के अंदर 1 पिप की मूव आती है, मतलब कि 10 पॉइंट की मूव, तो 10 पॉइंट की मूव के साथ हमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा वो कितना होगा, $10 का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे आज मजा आएगा बात करने में भी और आपको समझाने में भी, और आपको भी इंशाल्लाह सुनने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आसानी हो गई लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन, किसी भी पेयर में सिंपल समझा दिया आपको, ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब मैं यहाँ पे आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। 0.02 लॉट साइज अगर मैंने यूज की और मार्केट के अंदर 3 पिप, कितने, 3 पिप का डिफरेंस आया, मतलब कि 30 पॉइंट का, कितने पॉइंट का, 30 पॉइंट का, तो ये बताओ हमें कि हमें इस हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताओ। ये आप लोगों का बड़ा इम्तिहान है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, जिन्होंने $6 लिखा है वो सब गलत, ठीक है। 0.
$0.60 हिसाब करो ना, थोड़ा सा मोबाइल को निकालो, यूज करो। 0.3 कैसे हुआ नवीद भाई? $0.6। तो ये हिसाब किताब करोगे तो आसानी होगी ना आपके लिए। $9 कैसे हुआ? अयाज साहब आप तो पुराने हो। 0.60 सेंट। अब अगर मैं इसी तरीके से अपना लॉट साइज जो है ये मैं यूज करूं, समझाता हूं आपको दोबारा साथ में, अभी आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अभी जो मैं बात करने लगा हूं या सवाल करने लगा हूं, मेरा लॉट साइज जो है 0.10 हुआ, सॉरी 0.50 हुआ, ये मेरा लॉट साइज है। और मार्केट में से हम 3 पिप का डिफरेंस आया। ठीक है, समझो 3 पिप का डिफरेंस आया। तो अब मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? मतलब ये है कि 500 पॉइंट का टोटल जो है ना मार्केट में मूव आया, सॉरी 30 पॉइंट का इज, तो अब कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये बताओ। वन स्टैंडर्ड के साथ हमें कितना हो रहा था 1 पिप में? रिपीट कर रहा हूं ताकि आसानी हो। वन स्टैंडर्ड में 1 पिप में हमें कितना हो रहा था? $10। भूल गए आप लोग? वन स्टैंडर्ड अगर हम यूज करते तो हमें 1 पिप के साथ $10 प्रॉफिट एंड लॉस होता। तो अब हमने लॉट साइज कम कर दिया और पिप थोड़े से बढ़ा दिए। तो 5, अगर मेरा ये 0.50 है होता, ठीक है, लॉट साइज, और 1 पिप मार्केट मूव करती, तो मुझे टोटल जो प्रॉफिट या लॉस होता वो कितना होता? $5 का। तो 5 × 3 कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगा? $15। अब आप लोगों का दूसरा असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इसी तरह मुख्तलिफ प्राइसेस जो पिप की है प्रॉफिट एंड लॉस की, और मुख्तलिफ लॉट साइज के हिसाब से आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है। और ये तब समझ में आएगा जब आप पेन डायरी के ऊपर इसको लिखेंगे। एजाज साहब हम दोहराओ या आप ठीक कह रहे थे, ये आपका काम है। अगला दूसरा असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट क्या था? पहला असाइनमेंट क्या था कि प्राइसेस को देखना है और उसके अंदर पॉइंट की डिफरेंस जो है उसको पिप में कन्वर्ट करना है। फिर उस पिप को जो है कन्वर्ट करना है लॉट साइज मुख्तलिफ यूज करके, उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? तो जल्दी से रिएक्शन करके बताओ कि हाँ बिल्कुल आपको समझ आ रही है। रिएक्ट करेंगे तो आइडिया होगा कि हाँ आपको बिल्कुल ये बात पिप और पॉइंट वाला सारा क्लियर हो गया। चले वेल डन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है लिवरेज। लिवरेज के हवाले से कल मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। बेसिकली लिवरेज ये मार्केट में ब्रोकर की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपकी मर्जी आप लेना चाहो या ना लेना चाहो। ठीक है, वो जो बुनियादी एक एतराज होता है हलाल हराम के हवाले से, ठीक है, तो वो ये होता है कि ये लोग लिवरेज यूज करते हैं, मतलब कि ब्रोकर की तरफ से लोन हमें प्रोवाइड होता है। देखो, अब अगर लोन कोई प्रोवाइड आपको करता है तो लोन के ऊपर अगर कोई आपसे इंटरेस्ट मांगता है, मतलब सूद मांगता है, ठीक है, कि आपने मुझे सूद हर हाल में देना है, तो वो क्या हुआ? हराम। लेकिन यहाँ पे आपसे कोई सूद नहीं मांगा जा रहा, बल्कि हमारे जितने भी अकाउंट पाकिस्तान के अंदर है, वो तरीकाकार मैंने समझाया है, एक्सएम में बहुत सिंपल है। प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल पे एक ऑप्शन आता है कि अपने अकाउंट को इस्लामिक कर दो, बस वहां से इस्लामिक टर्म्स को सेलेक्ट करो और अपने अकाउंट को क्या करो? इस्लामिक कर दो। ठीक है, बहुत आसान है, वीडियो में दोबारा भी शेयर कर दूंगा, बहुत आसान है। आप लोगों ने अपने अकाउंट्स को क्या करना है? इस्लामिक कर देना है। तो अब लिवरेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और जो सबसे बड़ा एतराज होता है लिवरेज की, ये ब्रोकर आपको क्या देता है? लोन देता है। ठीक है, और क्या इस लोन के ऊपर आपसे सूद चार्ज हो रहा है? कोई सूद आपसे लिया जा रहा है? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी आपको ये नहीं कहा गया कि भाई आपने $100 तो डिपॉजिट किया और $100 के डिपॉजिट के बदले में आपने लिवरेज सेलेक्ट की, फर्ज करें 100, ठीक है, तो अब आपका टोटल बैलेंस कितना हुआ? 10,000। तो अब अगर आपका नुकसान होगा तो आपने हमें ये 9,900 देना, नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। बस आपने लेवरेज सेलेक्ट किया। आप इस लेवरेज की वजह से क्या फायदा हुआ? आपको फायदा ये हुआ कि आप इसकी वजह से क्या कर रहे हैं? ज्यादा लॉट साइज यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 0.01 का क्या मतलब है हमारे पास? 0.01 का मतलब ये है हमारे पास कि हमने कम से कम जो है ना वो 1,000 लॉट के हिसाब से किसी चीज को खरीदा या बेचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर बैलेंस कम है और अकाउंट में, और मैं लेवरेज भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो मैं ज्यादा लॉट साइज की ट्रेड नहीं यूज कर पाऊंगा। दैट्स वाई मेरे लिए लेवरेज यूज करना यहाँ पे इसलिए बेहतर है, क्योंकि मैं जो मेरा वो अपना अकाउंट का साइज है वो इतना बड़ा है नहीं, इतना बड़ा फंड मेरे पास है नहीं, इसीलिए जो है बड़ा फंड ना होने की वजह से मैं बड़ी ट्रेड नहीं लगा पाऊंगा। तो लेवरेज एक ऑप्शन है जिसकी वजह से मैं अपनी एक बड़ी ट्रेड आसानी से लगा सकता हूँ। यहाँ पे आपसे कोई सूद चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि कल को जो है नुकसान होगा, नहीं तो भी आपके घर कोई पहुंच जाएगा और आपने जो है उनको $9,900 वापस करने हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो लिवरेज ये नॉर्मली भी होता है, दुनिया के मुख्तलिफ कारोबारों में होता है। एक किस्म का आप थोड़ा सा पैसा देते हैं और बदले में जो है वो आपको ज्यादा माल देता है और आप उसे क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं, मुनाफा उस पर भी होता है। फिर क्या उस मुनाफे को फिर हम सूद के ज़मरे में काउंट करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। वहां पे ये बात करते हैं कि जी वहां पे तो चूंकि माल आपके जब्त में होता है, आपके इख्तियार में है सारा माल, तो इसीलिए वहां पे जो है वो टर्म जो है वो ठीक है। और यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, नहीं भाई, यहाँ पे भी सेम है। आपने अपना अकाउंट बनाया, आपके अकाउंट का डिपॉजिट का इख्तियार आपके पास है, आपके डिपॉजिट का इख्तियार आपके पास है, जब चाहो निकालना निकाल सकते हो। जब निकालोगे आप अपना, तो जो आपका अपना पैसा है वही निकालोगे। आप सारा जो आपको लेवरेज की वजह से मार्जिन दिया गया है वो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना, इवन अगर आपको कोई बोनस भी मिलता है यहाँ पे तो वो भी नहीं निकाल सकते आप अपना सिर्फ जो फंड है वो निकाल सकते हैं। बस करें आपने किसी दुकानदार को जो है वो गए, उससे जो है होलसेल में माल खरीदा और आपने 1 लाख रुपए दिया और उसने 10 लाख रुपए का माल दिया, तो कल को जब आप उसे माल वापस करेंगे, ठीक है, तो वो आपको आपका जो है ना वो जो माल वापस करेंगे उसे, वो सबसे पहले अपना पैसा जो है वो उसमें से निकालेगा, फिर जाके तब आपका जो है ना वो होगा।
तो 1:200 का मतलब ये है कि आपके पास 1 रुपए थे और 1 रुपए के बदले में आपने कितना 200 रुपए का ट्रेड किया। बस इन सिंपल वर्ड्स, ये लेवरेज का बिल्कुल आसान सा मतलब ये है। और लेवरेज की वजह से आपके पास मार्जिन होता है। जब आप लेवरेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मार्जिन जो आपके अकाउंट में आपको शो हो रहा है वो लेवरेज की वजह से होता है। वहां पे कितना यूज हुआ वो कल मैं जो है ना, आज मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, कल के दिन दिखा भी दूंगा कि कितना मार्जिन यूज हो रहा है, बल्कि उसकी वीडियो भी बना के आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ट्रेड के हिसाब से कितना मार्जिन यूज हुआ और कितना हमारे पास फ्री है, ये सिंपल है। ठीक है, तो ये मार्जिन फ्री मार्जिन ये बड़ा सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। यहाँ पे ये जो मैंने एक सवाल जो बुनियादी था उसको भी कवर किया और साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने क्लियर कर दी। सर लेवरेज तो हम फिर ट्रेड मार्जिन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो है ना वो लेवरेज सेलेक्ट किया, तो लेवरेज की वजह से आपको मार्जिन जो है वो ज्यादा शो हो रहा है ना। आपके पास बैलेंस तो कम है, 3 चीजें 4 चीजें शो होती है, बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन, ये 4 चीजें शो होती है आपको। अगर बोनस दिया जाता है तो वहां पे क्रेडिट भी शो होता है कई दफा। हाँ, अब ये टॉपिक जो है ना मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर हमारे पास जो है ना, ये अच्छा सवाल है कि $500 अगर हमारे पास फंड है तो $500 के ऊपर मुझे कितना जो है ना लॉट साइज यूज करना चाहिए। तो इसका मैं फार्मूला भी जो है आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर में निकालता हूँ और आपको एक सिंपल सा फार्मूला समझाता हूँ, फिर लिख के भी बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा जो फार्मूला है वो ये बड़ा सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जितना मेरे पास बैलेंस है, बैलेंस को मैं डिवाइड करता हूँ बाई 10,000। जब मैं 10,000 पे इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक लॉट साइज निकल आएगी। ठीक है, ये जो लॉट साइज है 0.05, ये मुझे यूज करना चाहिए, बस सिंपल। 500 के ऊपर 0.05 इज इनफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, अगर फर्ज करें किसी के पास $100 का बैलेंस है तो उससे जो लॉट साइज यूज करना चाहिए वो 0.01। अगर उसे जो है वो बहुत ज्यादा लालची हो तो 0.02, नहीं तो 0.01 इज इनफ। ठीक है, अब देखो ना इस हिसाब से भी $100 अगर मार्केट गोल्ड में मूव करता है तो आपका जो है ना वो मतलब $100 का मतलब ये कि 1,000 पिप और इसी तरह 10,000 पॉइंट जब मार्केट के अंदर मूव आती है तब जाके आपका $100 का अकाउंट जो है वो लिक्विडेट होता है। ठीक है, तो अब जो है $200 अगर किसी के पास है तो उसे कितना लॉट साइज यूज करना चाहिए? 0.02। तो वैसे जिन लोगों के पास बैलेंस कम है वो 0.01 ही यूज करेंगे। ठीक है, वो लॉट साइज कितना यूज करेंगे? 0.01। अब बेहतर यह है वैसे कि आप इसमें बैलेंस अच्छा रखो अपने पास। मुझसे अगर कोई सवाल करते हैं कि सर मुझे मेरे पास कितना बैलेंस होना चाहिए अकाउंट के अंदर, तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा 500 या 2,000, 500 या 1,000 सॉरी। ठीक है, तो हमेशा इतना रखो तो ये बेहतर होता है। कोई भी कारोबार बंदा स्टार्ट करता है तो आजकल तो मेरे ख्याल में लाख रुपए से कोई कारोबार आसानी से स्टार्ट भी नहीं होता। वो रक्शे जो किसी जमाने में आसानी से मिलते थे वो भी अब नहीं मिलते। 0.01 ही यूज होगा ना। अब $100 मैंने मिनिमम लिखा हुआ है, तो आप $50 आपके पास है मुमताज साहब, तो आप 0.01 ही यूज करेंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा वो आसान सा ये सवाल था आपका, तो इसीलिए इसका ख्याल रखो। आपके पास 400 है तो 0.04, और इसी तरीके से अगर आपके पास $500 है तो आपको कितना यूज करना चाहिए? 0.05। अगर आपके खुदा ना खास्ता कहीं पे किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हिट होता है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है हर ट्रेड के अंदर। ठीक है, जब आप ट्रेड करते हैं तो अगर फर्ज करें आपने एक ट्रेड ली, $500 का आपका अकाउंट था, $500 के अकाउंट पे आपने 0.05 की लॉट साइज ली, और आपने कहीं पे, हमारा ये प्रीमियम वाले गवाह है इस बात के कि हम जब कोई ट्रेड बताते हैं तो जितना भी मैंने सेटअप और जो जो एविडेंस रूल समझाए उसमें हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो $5 से लेकर $10 के दरमियान होता है। तो फर्ज करें चलो $10 भी आपका स्टॉप लॉस हुआ, तो इस हिसाब से अगर आपका कहीं पे नुकसान भी होगा, स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आपको मैक्सिमम नुकसान होगा तो $50 का होगा। कितना होगा? $10 के हिसाब से $50 का। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो बताओ, रिएक्ट करके बताओ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है और इसी तरीके से टेक प्रॉफिट भी लगाना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो मेन टॉपिक में आज जो है मेन चीजें थी वो हमारी कवर हो गई। वो ये था कि हमारा पिप क्या है, लॉट साइज क्या है, लेवरेज क्या है, मार्जिन फ्री मार्जिन तकरीबन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं चार्ट में कि एक कैंडल बनती कैसे है। ठीक है, मैं जाता हूँ गोल्ड के चार्ट पे, यहाँ पे कैंडल जो है हम देखेंगे, कैंडल में कैंडल बनती कैसे है वो दिखाता हूँ, और जो गलतियां बुनियादी यहाँ पे कैंडल बनने में लोग करते हैं वो यहाँ पे मैं साथ में समझाता भी हूँ। आप लोगों ने ये गलतियां नहीं दोहरानी। ठीक है, टाइम फ्रेम में 1 मिनट यूज करूंगा, आपने गौर से मेरे साथ देखना है। यहाँ पे चार्ट पे मैं बड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको, इसीलिए बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर नजर आए। आप में से अगर किसी का आई साइड वीक भी है उनको भी नजर आएगा। बताओ ये चार्ट बेहतर नजर आ रहा है आप सबको बड़ा बड़ा करके? अब गौर से देखना, ये कैंडल एक बन रही है, एक कैंडल होती है हमारी मर्जी, हम चॉइस जो भी रखें। नॉर्मली होता क्या है बाय डिफॉल्ट कि कैंडल एक का कलर होता है रेड, दूसरे का होता है ग्रीन। जो रेड कैंडल है ये हमारी बेरिश कैंडल है। कौन सी कैंडल है? बेरिश कैंडल। लिख के बताओ, बेरिश कैंडल। और जो ग्रीन कैंडल है ये कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल है। कौन सी कैंडल है? ग्रीन वाली, बुलिश कैंडल। तो ये जो कैंडल है ये हमारे पास सेल की कैंडल है जिसमें सेलर बहुत ज्यादा थे। ये जो कैंडल है हमारी, ये हमारी कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल है, इसमें हमारे पास बायर बहुत ज्यादा थे। याद रखना, जब बायर ज्यादा होंगे किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, उस टाइम फ्रेम की जो कैंडल बन रही है, जब बायर ज्यादा होंगे तो कैंडल क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा। जब सेल ज्यादा होंगे तो कैंडल क्या बनेगा? रेड बनेगा। ठीक है, लेकिन आपका इसके साथ कोई काम नहीं कि बायर ज्यादा थे या सेलर ज्यादा थे। नहीं, इवन आपका इसके साथ काम है कि ये कैंडल बाय बन रही है तो चलो आओ बाय की ट्रेड लेते हैं, या सेल बन रही है तो सेल की ट्रेड लेते हैं। देखिए गौर से देखना, यहाँ पे कैंडल में एक बात नोट करना कि कैंडल बाय बनते बनते हमारे पास क्या हुई? सेल। सेल साइड पे आ गई, ये एक सेकंड रह गया, सेल की बन गई। गौर से देखना आप कैंडल कौन सी बन रही है, देखते जाओ आप। कभी कभार कैंडल जो है ये देखो क्या बन रही है? ग्रीन बन रही है। ग्रीन बनते बनते क्या हो जाएगा? फौरन जो है रेड हो जाएगा। रेड बनते बनते क्या हो जाएगा? फौरन क्या हो जाएगा?
ये देखो ना, रेड बनते बनते क्या हो गया, बाई की कैंडल बन गई, देख लो उसे। तो एक सिंगल कैंडल में जब आप ट्रेड करते हो तो इसी तरह आपको क्या होता है, उसमें नुकसान होता है। तो सिंगल कैंडल के अंदर ट्रेड करने वाला बंदा क्या होता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है। फिर वो कहता है देखो ये ब्रोकर ने मेरे साथ गलत किया, मेरी ट्रेड जो है वो बाय में जा रही थी और एकदम से जो है ना वो नुकसान में चली गई। मैंने तो कैंडल को देखा था, वो ग्रीन बन रही थी और ग्रीन बनते कैंडल में मैंने क्या किया, बाय की ट्रेड ली, और रेड बनते कैंडल में मैंने क्या किया, सेल की ट्रेड ली। लेकिन सिंगल कैंडल के ऊपर जो ट्रेड लेता है वो इसी तरह ही ट्रेप होता है। इसीलिए आप सब लोगों ने मेरे साथ लिख के बताना है यहाँ पे कि नो ट्रेड इन सिंगल कैंडल। जो ट्रेड कैंडल बन रही है हमारे सामने, उसके अंदर हमने कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेनी। जब भी ट्रेड लेनी होगी उसका एक मेथड होगा, मेथडोलॉजी होगी, ठीक है। उसका हमारे पास एक रीजन होगा, एक वजह होगी, उस रीजन की वजह से हम ट्रेड लेंगे। अगर रीजन हमारे पास नहीं है, वजह नहीं है, सिंगल कैंडल के अंदर ट्रेड लेंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो नुकसान से बेहतर है कि हम ट्रेड ही ना करें। हम हर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, 1 मिनट का भी करेंगे, 5 मिनट का भी करेंगे, 15 का भी करेंगे, 30 का भी करेंगे, ठीक है, हर टाइम फ्रेम का करेंगे। लेकिन सिंगल कैंडल के अंदर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी ट्रेड करेंगे वो हमारे पास एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी होगी, एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के अंदर एक प्लान होता है प्रॉपर, उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पास डायरी में, और जब भी वो रूल्स हम जो 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 स्ट्रेटेजी बनेगी हमारी, हम उस डायरी से देखेंगे कि हाँ ये रूल पे वो प्रॉपर उतर रहा है पूरा। अगर ये प्लान पूरा उतर रहा है तो मुझे ट्रेड लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सी और आसान सी बात है। अब एक और बात, हर वो कैंडल जो नीचे ओपन हो, क्या हो, नीचे ओपन हो और ऊपर जाके क्लोजिंग दे, हर वो कैंडल जो नीचे ओपन हो और ऊपर जाके क्लोजिंग दे, वो कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होगी। बुलिश कैंडल की हमेशा क्लोजिंग जो है वो ऊपर होती है और ओपनिंग नीचे होती है। ये जो पॉइंट है जहां पे मैं सर्कल घुमा रहा हूं अपना, ये पॉइंट यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, और ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। तो बुलिश कैंडल में कैंडल हमेशा नीचे ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोजिंग देती है। बेरिश कैंडल में कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोजिंग देती है। अगर ये पॉइंट आपकी समझ में आ गई है तो रिएक्ट करके बताओ या लिख के बताओ जल्दी से। ओके, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं साइमन, हर वो कैंडल जो नीचे ओपन हो और ऊपर जाके क्लोजिंग दे, वो कैंडल हमारी कौन सी कैंडल होगी, बुलिश कैंडल। और हर वो कैंडल जो ऊपर से ओपन हो और नीचे आके क्लोजिंग दे, तो वो कौन सी कैंडल होगी, बेरिश कैंडल। कैंडल में जो एक चीज होती है वो इस तरह की एक बॉडी होती है, ये जो जैसे फिल हुई हुई है, ठीक है ना, जिसका पेट जैसे निकला हुआ हो इंसान का, इस तरह एक कैंडल के अंदर ये एक चीज होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। और ये जो बारीक सी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, विक, WIC के, विक। तो बस ये याद रखना है, हर वो कैंडल जो नीचे ओपन हो, ऊपर जाके क्लोजिंग दे, वो बुलिश, और हर वो कैंडल जो ऊपर से ओपन हो और नीचे जाके क्लोजिंग दे, वो बेरिश। सिंपल फॉर्मूला। ये देखो, ये नीचे जो है यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई इसकी, देखिए ये अभी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। अब ये अगर नीचे ऐसे आके क्लोजिंग दे दे, ठीक है, बेरिश बन जाएगी। अगर ये ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग दे दे तो इसका क्या मतलब होगा, कि बुलिश हो जाएगी। अब ये विक क्या होती है, विक जो है मार्केट में हाई और लो को मार्क करती है। जैसे इस कैंडल में देखो विक है ऊपर भी और नीचे भी, या इस कैंडल में देखो इसमें ज्यादा बेहतर है, ऊपर भी है नीचे भी। तो कैंडल यहाँ तक नीचे आई, यहाँ तक ऊपर गई, लेकिन ये दरमियान में यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी। जी, तो जितनी बातें मैंने की, उम्मीद है आपको ये सारी क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर है तो बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। हम हमारा अपना अगला टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा अहम है। मेरी आवाज़ क्लियर है तो जल्दी से बताओ। विक का मतलब ये है कि कैंडल जो है उसने इतना हाई बनाया और इतना लो बनाया। अब कैंडल जो बन रही है वो जो मार्केट में प्राइस है वो ऊपर भी तो जाती है और नीचे भी तो आती है ना। तो विक हमेशा ऊपर नीचे को मार्क करती है। ठीक है, विक हमेशा हाई लो को मार्क करती है और बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग को मार्क करती है। बहुत ही आसान है ये, इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है जितना मुश्किल आप लोगों ने बनाया था। अब बताओ, आपने जो टेंडर जो है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, तो मैंने आप लोगों की चैट देख रहा हूँ ना, स्क्रीन तो यहाँ पे ये देखें, ये वापस आ गया हूँ मैं स्क्रीन पे, अब हो रही है शो, इसमें कौन सा कोई मुश्किल है। तो अब आपने हर बनते कैंडल में क्या करना है, ट्रेडिंग लेनी है। हर वो जो कैंडल जो बन रही है उसके अंदर ट्रेडिंग लेनी है आप लोगों ने। ले लो यार, कोई बात नहीं। चले ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कि पिप क्या है, लॉट क्या है, लेवरेज क्या है, मार्जिन, फ्री मार्जिन, ये सारा डिस्कस किया। कैंडल स्टिक कैसे बनती है, हाई लो क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, बुलिश और बेरिश कैंडल क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया। अब वो जो बार बार आप लोग सवाल कर रहे थे कि सर मार्किंग, मैंने लिखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले ये समझो कि सपोर्ट किसे कहते हैं। ये प्राइस जब मार्केट में मूव करती है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब प्राइस ऐसे ऊपर जाती है और इस पॉइंट के आसपास वापस आती है, ठीक है, और यहाँ से वापस रिजेक्ट होती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइस जब ये पहले यहाँ से कहीं ऊपर हाई बनाया, नीचे आई, ये हमें एक दफा जो है यहाँ से रिजेक्ट हुआ, दोबारा ऊपर जाती है, वापस आती है। एटलीस्ट 2 टाइम कहीं पे प्राइस रिजेक्ट हो जिस एरिया से, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम सपोर्ट कहेंगे। ये सपोर्ट की एक सिंपल सी मिसाल है, निकाल के दिखाऊंगा ना नईम साहब। पहले सपोर्ट का मुझे बताओ, सपोर्ट की मुझे इंट्रोडक्शन बताओ। चलो जल्दी से नईम साहब, सपोर्ट की इंट्रोडक्शन बताओ, सपोर्ट किसे कहते हैं।
क्यों एडवांस चल रहे हो? थोड़ा वेट करो, सब्र करो, शैतान ना बनो। शैतान बनोगे तो क्या होगा आपके साथ? निकाले जाओगे। क्या होगा आपके साथ? निकाले जाओगे। मार्केट में भी अगर आप शैतान बनते हो, मार्केट उठा के ऊपर बाहर फेंक देती है आपको। थोड़ा वेट किया करो। हाँ बायर्स, लेकिन एटलीस्ट अब उसका रूल क्या है? शैतान को नहीं बाहर निकाला गया था क्या जन्नत से? मैं गलत कह रहा हूँ? आप सब लोग हंस रहे हैं। जहां से प्राइस दो दफा रिजेक्ट होकर ऊपर जाए, इसको क्या कहते हैं? सपोर्ट। ठीक है। और इसी तरह रेजिस्टेंस हम किसको कहेंगे? जहां से प्राइस जो है ना नीचे आ रही थी और उसके आसपास जाके वापस वहां से रिजेक्ट हुई और एक दफा फिर रिजेक्ट हुई, हम इसको क्या कहेंगे? ये जो एरिया हमारे पास है ये रेजिस्टेंस है, और ये जो एरिया हमारे पास है ये हमारे पास सपोर्ट है। अब क्या करना होगा हमें? अब बताओ। ये सिंपल सा आसान सा समझ में आ गया होगा कि अब अगर मार्केट इसी तरह हमारे सपोर्ट के प्राइस पे आती है, सपोर्ट के प्राइस पे, जैसे ये हमारे पास सपोर्ट की प्राइस है, ठीक है, तो सपोर्ट से हमें क्या करना होगा? मार्केट में किसी चीज को बाय करना होगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चांस है कि यहाँ से पहले भी रिजेक्ट हुई, दोबारा रिजेक्ट होगी, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस में हमें क्या करना होगा? मार्केट जहां से प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई थी, वहां से हमें क्या करना होगा? सेल करना होगा, बस इन सिंपल वर्ड। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें क्या करना होगा? सपोर्ट से हमें बाय करना होगा और रेजिस्टेंस से हमें सेल करना होगा। लेकिन ये अंधाधुंध नहीं करना होगा, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? मार्केट में एविडेंस ढूंढना होगा। कोई एविडेंस ढूंढेंगे तो उसकी बेस पे हम वहां से बाय या सेल करेंगे। एविडेंस के बगैर ना कोई बाय होगा ना कोई सेल होगा। अवॉइडेंस नहीं, एविडेंस। ठीक है। कोई सबूत ढूंढेंगे कि हाँ क्या ये मार्केट हमें बताएगी, ठीक है ना, कि हाँ यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए या नहीं, सेल करना चाहिए या नहीं। सबूत ढूंढना होगा, प्रूफ ढूंढना होगा। मार्केट बताती है यहाँ पे, और मार्केट में बताने के लिए वो जो दलील, वो जो प्रूफ है, वो शवाहिद है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे? ये जो हमारे पास कैंडल स्टिक्स हैं इनसे मिलेंगे। और अब कैसे मिलेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर मार्क करते हैं, ठीक है ना। किसी भी पेयर के अंदर हम करेंगे मार्क। अब ठीक है, यहाँ पे चार्ट नजर आ रहा है सबको? अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें सबसे पहले क्या करना होगा? निकालना होगा मार्केट में। मैं ये थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप सबको बेहतर नजर आ सके। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो प्राइस एरिया है ये सारा, ये हमारे पास किस चीज का अपना अंदिया दे रहा है? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सपोर्ट है। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक सपोर्ट है। ठीक है। मार्केट देखे यहाँ से पहले भी ऊपर उठी, यहाँ पे वापस आई और वहां से दोबारा भी उठी। ठीक है। ये दोबारा थोड़ा सा विक शिक ये जो है ये चलता है, ये कोई इतना इशू नहीं है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है? ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट एक दफा गिरी और दोबारा भी गिरी, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको एज अ रेजिस्टेंस जो है अपने पास नोट करेंगे। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें निकालनी होगी। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताया। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी निकालना होगा बड़े टाइम फ्रेम में निकालना होगा, H1 में। किस में निकालना होगा? 1 आवर में। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब भी मार्क करोगे तो 1 आवर में करोगे। ये हमारे पास जो है ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट एक दफा उठी, दोबारा भी उठी, तीसरी दफा भी उठी, चौथी दफा भी यहाँ से उठी, तो ये पांचवी दफा उस एरिया के आसपास है। ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। इन विक्स को साथ में मार्क कर सकते हो। तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये हुआ हमारे पास H1 में सपोर्ट। ये हमारे पास क्या है H1 में? ये हमारा रेजिस्टेंस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डजंट मैटर। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये कोई इशू नहीं है। आपने इस तरीके से 1 आवर के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से मार्क करना है। देखो अब मार्केट पहली दफा जब यहाँ पे आई, यहाँ से ये रिवर्स हुई, ऊपर यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, फिर दोबारा वापस आई और वहां से उठी यहाँ तक वापस, तीसरी दफा यहाँ पे आई, यहाँ से उठी यहाँ तक आई है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? सपोर्ट पे क्या करना होगा? बाय करना होगा। रेजिस्टेंस पे क्या करना होगा? सेल करना होगा। कर सकते हैं 5 मिनट पे भी, लेकिन जो है ना 5 मिनट से बेहतर है फिर अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में करना है तो 15 मिनट कर लो। ठीक है। आपका पहला काम है H1 में करो, सबसे बेहतर बात है H1 में करो। अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम ही यूज करना है लाजिम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप कौन सा यूज करें? 1 आवर। ठीक है। नहीं तो आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये जो लिखा हुआ है कि सपोर्ट बुलिश और बेरिश दोनों में नीचे होगा, नहीं। सपोर्ट का मतलब ये है कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश। ठीक है। बेरिश रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वहां से मार्केट नीचे आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है वहां से मार्केट नीचे आएगी। तो सपोर्ट पे हम बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। सपोर्ट पे हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस पे हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है हमारा? बाय एरिया होता है, बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया होता है। सेल हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस वाला एरिया। ये बहुत आसान है। हाँ, ये वैलिड कब तक रहेगा ये एक सवाल है लियाकत मालवी। अब इनको इतना तफसील से तो मैं डिटेल में नहीं बताता। नेक्स्ट डे चूंकि इनका है, मुझे पता है कितना ये लोग हजम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में हम सपोर्ट कब तक वैलिड रहेगा कब तक नहीं उसको डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया, साथ में निकाला। तो वैलिड कब तक रहता है? चूंकि आप पहले भी कोर्स अटेंड कर चुके हैं तो हम अगले कोर्स में आपको बताएंगे। एविडेंस के बगैर कोई ट्रेड नहीं करनी। नहीं, एविडेंस के बगैर अगर आप करेंगे तो उसमें नुकसान होगा आपको। अगर आपके पास वहां पे कोई स्टॉप लॉस
का है ऑप्शन कि कहाँ पे है। ये एविडेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एविडेंस का मतलब है कि कैंडल स्टिक के बेस पे हम करेंगे। तो हमारा पहला काम कि हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना है 1 आवर या 15 मिनट में। ये देखो 15 मिनट में भी हमारे पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड रहेगा। अगर हम 1 आवर में मार्क करेंगे, देखिए ये 15 मिनट में भी हमें शो होता है। ठीक है, तो ये 1 आवर में भी 30 मिनट में भी ये वैलिड रहेगा हमारे पास। ये 5 मिनट में भी हमारे पास यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड रहता है। ठीक है, ये यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, वैलिड रहता है। तो इस तरीके से ये देखो पीछे मैं दिखा रहा हूँ, जब आप 1 आवर पे मार्क कर लेते हैं तो ये बहुत सारे टाइम फ्रेम में आपके पास क्या होता है, वैलिड रहता है। ये देखो जब आप 1 आवर पे मार्क करते हैं वैलिड रहता है काफी टाइम तक। हर चीज में ये अप्लाई हो सकता है नहीं साहब, ठीक है, ये हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसे जो है ना वो डॉलर के हिसाब से काउंट कर रहे हैं तो वो $1000 की है, और अगर यूनिट के हिसाब से काउंट कर रहे हैं तो ये आपके अकाउंट में जो है ना वो 1000 यूनिट की ट्रेड आपने ली। ठीक है, ये क्रिप्टो से थोड़ा सा हटके हैं नवीद भाई, थोड़ा सा हटके हैं। ठीक है, इसको क्रिप्टो के साथ जो है जब ट्रेड लेते हैं आप, लॉट साइज वहाँ पे लेवरेज होती है, यहाँ पे लॉट साइज होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। एविडेंस कैसे निकाले, कल के दिन, कल का टॉपिक है। कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट या 1 मिनट हम यूज करेंगे मुस्तफा साहब। ट्रेड कंफर्मेशन के लिए हम 5 मिनट और 1 मिनट यूज करेंगे। छोटे छोटे हाई पे भी हो सकती है, क्या मतलब सर, रेजिस्टेंस छोटे छोटे हाई पर भी हो, छोटे छोटे हाई का क्या मतलब है आपका? छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। वैसे आप लोगों को एक चीज बताऊं, यहाँ पे मैं एक बेसिक सा, आप लोग इस बात को समझो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉइन मार्केट कैप, और से देखो, और मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मार्केट की क्या आएगी, असाइनमेंट दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मार्केट में टोटल कितना वॉल्यूम है एक्सचेंजेस के ऊपर, ये मैं दिखा रहा हूँ 2.2 ट्रिलियन। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, सवाल को गौर से समझे। हाउ मच डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इन फॉरेक्स मार्केट एंड स्पेशली इन गोल्ड। मैं सिर्फ एक चीज समझाता हूँ, जहां पे मार्केट बड़ी हो तो वहां पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है, वहां पे वॉलेटिलिटी भी बड़ी होती है। क्रिप्टो की मार्केट अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैं क्रिप्टो में ट्रेड बहुत कम करता हूं, बल्कि होल्डिंग करता हूं। स्पॉट में आप लोग भी कुछ चीजों को कम प्राइस में लेके बाय करके जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 9.6 ट्रिलियन है, जहां पे क्रिप्टो की मार्केट टोटल जो है वो 2.2 ट्रिलियन है। जितने भी एक्सचेंजेस आप देख रहे हैं, बाइनांस वगैरह सारे समय जिसपे कितना भी वॉल्यूम जितना भी हो, ठीक है। अब वहां पे 2.2 और यहाँ पे सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम 9.6 ट्रिलियन डॉलर, इसमें स्पॉट की 2 ट्रिलियन होती है, करेंसी स्फीयर की जो है वो इससे ज्यादा होती है, और गोल्ड की जो है ना ऑलमोस्ट यूँ समझे इसका जो है ना वो 30% जो है वो गोल्ड के अंदर भी होता है। ठीक है, ये देखिए 500 बिलियन प्लस डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे आता है। एवरेज डेली वॉल्यूम ये है जिसमें से गोल्ड का इतना होता है। तो ये अच्छी खासी जो है ना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जहाँ पे टोटल मार्केट वीक है, कम है, और वहाँ पे जो है ना मतलब कमजोर है, यहाँ पे डेली वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसलिए मैं खुद बताते खुद पसंद करता हूँ यहाँ पे ट्रेड करूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि इस तरफ आए। लैपटॉप साहब किस चीज़ की रिप्लाई कर दूँ, बताओ ना, रिप्लाई किस चीज़ की कर दूँ भाई? आज कोर्स खत्म हो गया है, क्लास की बात कर रहे हैं। हाँ, आज की क्लास को हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं थोड़ी देर तक। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। कोई सवाल काम का आ नहीं रहा सर, ट्रेड लेने के लिए कितना एविडेंस होना जरूरी है? सर ट्रेड लेने के लिए जब हम कल एविडेंस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सर स्टॉक के लिए कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म बता दें। आप स्टॉक में टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आ जाए पीएसएक्स की वेबसाइट पे, पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रोकर नजर आ जाएंगे। ये पीएसएक्स की मार्केट है, यहाँ पे जो है इसकी, बल्कि आसान कर देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा। के ट्रेड के नाम से एक ऐप भी मौजूद है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं पीएसएक्स ब्रोकर लिस्ट। ये देखो यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाओ और उनकी वेबसाइट पे अकाउंट खोल सकते हैं। ये एकेडी सिक्योरिटी वाला, जैस ग्लोबल बैंक वाला भी है, मोहम्मद मुनीर भी है, कैटरेड भी है, ये जो मैंने कैटरेड की ऐप की बात की, कैटरेड का ऐप मौजूद है। ठीक है, अरे कबीर ग्रुप भी है, इस तरह अभी में कैपिटल भी है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल भी है, फाउंडेशन सिक्योरिटी वाली भी है, स्टैंडर्ड कैपिटल भी है, उससे स्वराजी टॉप 10 है, इसमें से किसी में भी आप अकाउंट खोल के कर सकते हैं। उसके अलावा मजीद भी है बहुत सारे, लेकिन बेटर यही है। अब हर ये मोस्ट एक्टिव अकाउंट, यहाँ पे हर अकाउंट की ना मुख्तलिफ ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा बेहतर है, तो किसी के साथ भी कर सकते हैं आप। हर एक की अपनी एक वैल्यू है, आप उनमें से किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बार बार एक सवाल रिपीट कर सर, टाइम फ्रेम क्या फर्क पड़ता है H1 या F3? देखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं वो उतना वैलिड और बेहतर रहता है। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड की एविडेंस देखनी होती है। साथ आप अपने सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सर $100 एंड 1000 USD के साथ 0.01 का प्रॉफिट लॉस सेम है? हाँ, सबका सेम है, सेम होता है। सर आप स्टॉक ट्रेड करते हैं? मैं अपने लिए करता हूँ, किसी के लिए नहीं करता। वहाँ पे कोई सजेशन मेरी नहीं है, स्टॉक पे आप खुद रिसर्च करके करें। चलिए जी, हमारे पास कोई सवाल है नहीं, इंशाल्लाह कल के दिन मिलते हैं। आज का होमवर्क जो है आपको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू पे जाके क्या करना है, आप लोगों ने मुख्तलिफ पेयर्स की प्राइस को देखना है, ठीक है, और उनकी प्राइस का वो निकालना है पिप्स। फिर उसके बाद उसमें लॉट साइज मुख्तलिफ ऐड करना है, कम से कम 5-6 मुख्तलिफ पेयर्स कर लो, ठीक है, और उनका जो है वो आप लोगों ने इसी तरह प्राइस निकालनी है, फिर पिप का हिसाब किताब करना है, फिर लॉट साइज मुख्तलिफ यूज करके उसके हिसाब से कितना उसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो आप लोगों ने देख लेना है खुद ही। ठीक है, ये होमवर्क है आज के दिन का आप लोगों के लिए। कम से कम 5 पेयर की आप प्राइस चेक करके हमें वहां से आप लोगों ने बतानी है। इंशाल्लाह कल के दिन सेम टाइम पे आपसे होगी मुलाकात।
फिर आगे सैटरडे संडे हमारी छुट्टी है, तो आखिरी दिन का सेशन हमारा इंशाल्लाह होगा अल्लाह के फज़ल से